नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से है। कुछ दिन पहले ही चाइना की तरफ से इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कुछ टिप्पणी दिया गया था, जिसमें खास करके चाइना की तरफ से भारत की इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को लेकर सवाल किया गया था और इसे उनकी पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर सांगडोंग के साथ कंपेयर करके ये बताया गया था कि अभी तक चाइना की कैरियर भारत के कैरियर के मुकाबले काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि सांगडोंग को आईएनएस विक्रांत की कंस्ट्रक्शन शुरू होने के काफ़ी साल बाद बनाना स्टार्ट किया गया था, लेकिन आईएनएस विक्रांत की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से काफ़ी साल पहले से ही चाइना की तरफ से अपनी पहली इंडिजिनस कैरियर को बनाकर पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी में कमीशन किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी आईएनएस विक्रांत को फुली ऑपरेशनल नहीं किया गया और ना ही इसे अभी तक कोई भी एक्टिव मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व किया गया, जबकि सांगडोंग को चाइना की तरफ से अभी तक 2 से 3 मिलिट्री एक्सरसाइज में डिप्लॉय किया जा चुका है। अब इसके पीछे कारण ये था कि सांगडोंग को चाइना की तरफ से आईएनएस विक्रांत की कमीशन होने के लगभग 3 से 4 साल पहले कमीशन कर दिया गया था। तो ये 2 या 3 सालों में जाहिर सी बात थी कि इनको एक्टिव ड्यूटी में इस्तेमाल किया जाएगा और अभी इंडियन नेवी भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला है। और अभी नेवी की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि अभी हमारे आईएनएस विक्रांत को भी एक बहुत ही बड़ी नेवल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आईएनएस विक्रांत फुली ऑपरेशनल हो चुका है और अभी इसका जो मेन एमएफ स्टार रडार था उसको भी इंस्टॉल किया जा चुका है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक जनवरी 2024 से आईएनएस विक्रांत की पहली ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट को शुरू किया जाएगा, जिसके बाद फरवरी 2024 में होने वाली मिलन एक्सरसाइज में पहली बार इसको इन्वॉल्व किया जाएगा। और एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसे इस बार हमारी ईस्टर्न कमांड की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें इस बार करीब 50 देश की डेलीगेशन टीम पार्टिसिपेट करने वाले, साथ ही इसमें 20 अलग अलग देशों की वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले। इस एक्सरसाइज को वाइजैक से होस्ट किया जाएगा और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से इस बार अपनी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया जा रहा है, यानी कि आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों इस बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज में आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य से काफी सारे मिशन को लॉन्च करने का प्लान भी किया गया। इसमें भारत के अलावा जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे कई और देश भी पार्टिसिपेट करने वाले और कुल मिलाकर 50 देश में पार्टिसिपेट करने वाले। और सबसे खास बात यह कि अभी तक इंडियन ओशन रीजन में होने वाली सबसे बड़ी नेवल वॉर गेम में से एक होने वाली है। इसमें पहली बार विक्रांत भी पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसमें एयरबोर्न ऑपरेशन, कैरियर ऑपरेशन, लार्ज स्केल मैन्यूवर्स, एयर डिफेंस एक्सरसाइज, सरफेस और सब सरफेस वॉरफेयर के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एक ही बार में आईएनएस विक्रांत की सभी टेस्ट को और स्पेसिफिकेशन को वैलिडेट करने वाला है। और जो लोग आज भी आईएनएस विक्रांत की कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, उनके मुंह पर ये बहुत ही सीधा जवाब होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है और अभी कुछ रीसेंट इमेज से पता चला कि इंडियन आर्मी की तरफ से, खास करके स्पेशल फोर्सेस की तरफ से, अभी अपनी राइफल्स में इजरायली ओरिजिन स्मार्ट शूटर स्मार्ट X4 सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक फायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि सोल्जर्स को अपनी टारगेट को आइडेंटिफाई करने में और उस पर निशाना लगाने के लिए काफ़ी मदद करता है। जिस तरीके से पबजी में एम बॉट होता है, ये ठीक उसी तरीके से काम करता है और अपनी टारगेट पर लॉक कर लेता है, जिस वजह से किसी भी टारगेट के ऊपर मैनुअली एम करने के बदले ये मेथड बहुत ही आसान हो जाता है। अब इन सिस्टम को इंडियन आर्मी की 15 कोर की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और मेनली इनको 6716 असॉल्ट राइफल के साथ इंटीग्रेट करता हुआ देखा गया। 2020 और 21 के बीच भी इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे सिस्टम को अपनी स्पेशल फोर्स के लिए खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन तब इजरायली ओरिजिन स्मार्ट शूटर्स की तरफ से डेवलप किए गए स्मार्ट 2000 सिस्टम को खरीदा गया था, जो कि एक सेम तरीके की फायर कंट्रोल सिस्टम तो है, लेकिन इसको खास करके ड्रोन्स के अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया था। लेकिन अभी आर्मी की तरफ जिन स्मार्ट X4 सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक ऑल इन वन फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें एक 4x स्कोप के साथ साथ ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ टारगेट को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर सकता है और साथ ही कहां पर हमको एम करना है ये भी हमको बता सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। अभी डीआरडीओ की तरफ से 40 mm स्टैंडर्ड की हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड को डेवलप करने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया। इसके अंदर डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर एक 40 mm स्टैंडर्ड की
हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड को बनाने वाली, जिनको आगे चल के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। इसको डेवलप करने से पहले ये बात क्लियर किया गया कि इन 40 mm की ग्रेनेड्स को अभी हमारी सभी एग्जिस्टिंग अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर से इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो ये उनके साथ कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए। इसकी रेंज करीब 375 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो अभी DRDO की तरफ से जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया था, उसके मुताबिक इसमें वो किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर इसकी डेवलपमेंट को शुरू करेंगे, जिसमें इस नए 40 mm स्टैंडर्ड की हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड की कंप्लीट बॉडी को, वॉरेट को और फ्यूज सेक्शन को डेवलप किया जाएगा और इसके बाद इसकी सभी टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसे ऑफिशियली आर्मी को ऑफर किया जाएगा। अगला अपडेट 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ से है। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है और हमारी जो इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसका नाम एमका है, उसे 2030 या 32 से पहले इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करना संभव नहीं है। जबकि सेम टाइम पर चाइना के पास अभी के लिए 250 से ज़्यादा J-20 की फ्लीट मौजूद है और 2030 तक चाइना के पास करीब 400 से 500 के बीच J-20 मौजूद होने वाली। तो इस समय के अंदर चाइना के साथ होने वाली किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के J-20 हमारे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके पास J-20 मौजूद है और जंग जैसे हालात में वो इनको बड़ी मात्रा में स्क्रैम्बल कर सकते हैं, जो कि अपनी PL-15 जैसे मिसाइल के साथ हमारे ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, जिनका सामना शायद ही हमारे सुखोई या फिर रफाल जैसे एयरक्राफ्ट बल्क में कर पाएंगे। अब इसे काउंटर करने के लिए हमारे कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इमीडिएट बेसिस पर कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहिए। रिसेंटली दुबई एयर शो के दौरान जब रशिया की तरफ से भारत को बताया गया था कि अभी वो भारत को अपनी Su-57E को भी ऑफर करना चाहते हैं और एक पोटेंशियल कस्टमर की तरह भारत को वो देखते हैं, तो उसके बाद एक बार फिर से Su-57E को लेके या फिर खरीदने को लेके डिबेट शुरू हो चुका है, जिसमें हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिसेंट अपग्रेड्स के साथ Su-57E अभी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर बन चुका है। तो अभी ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस होने वाली है और अभी अगर इसको भारत ऑपरेट करता है तो आगे चल के एमका को डेवलप करने से पहले भी किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का हमको अच्छा खासा अनुभव मिल सकता है और इंडियन एयरफोर्स के पायलट को एक अच्छा खासा अनुभव मिलने वाले कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को किस तरीके से हैंडल करना होता है, जिस वजह से बाद में हमें एमका को ऑपरेट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। फिर एमका को ऑपरेट करने के लिए हमको ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस बात को लेके अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी डायरेक्ट डिसीजन तो नहीं लिया गया, लेकिन ये अभी जरूर सबके ध्यान में है कि Su-57 एक बहुत ही बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है और ये पूरे दुनिया भर में अकेला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसने रियल वर्ल्ड डॉग फाइट में किसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जो कि आज तक F-22 भी नहीं कर पाया था। इसके अलावा रशिया की तरफ से अभी Su-57 को अपनी S-400 सिस्टम के साथ भी जॉइंटली ऑपरेट किया जा रहा है और किसी भी एंटी स्टेल्थ मिशन में दोनों की कॉम्बिनेशन दुश्मन की स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है, जिसका फायदा भारत चाहे तो उठा सकता है और इसमें भारत चाहे तो इन जेट्स को लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए भी रशिया के साथ बातचीत कर सकता है। क्योंकि ये क्या 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी, इसमें बात बताया गया था कि सैंक्शन से बचने के लिए अभी रशिया की तरफ से अपनी ड्रोन्स, यूएवीज और बाकी डिफेंस सिस्टम को TOD के साथ भारत में बनाने का और मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया जा रहा है और ये भारत के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है जब हम Su-57 को एक्वायर कर सकते हैं और अगर इसे अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भी सिलेक्ट किया जाता है और उस टेंडर के जरिए इसको खरीदा जाता है, ये उस टेंडर में खरीदे जाने वाले किसी भी 4.5 जनरेशन फाइटर के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन चॉइस भी बन सकता है, क्योंकि पहले तो ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाली है और ऊपर से इसका प्राइस भी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में हमें अभी ऑफर किए गए 4.5 जनरेशन स्टैंडर्ड की फाइटर जेट से कम ही रहने वाली। और इसके साथ रशिया की तरफ से अभी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी भारत को ऑफर किया जा सकता है, जो कि एरियल और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक करने में इंडियन एयरफोर्स की ताकत को अभी कई गुना तक ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।